अर्बन न्यूज देख रहे हैं आप और फिलहाल हम राजधानी दिल्ली में हैं और यहाँ पर हरीश कुमार हमारे साथ हैं जो कि एक एनआरआई पर्सन है, केन्या में जॉब करते हैं और उनके साथ जो व्यवहार नोएडा पुलिस ने किया है वो ना सिर्फ दुखद है, वो प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जहां दावे किए जाते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है आप पुलिस के पास जाए तो आपकी समस्या सुनी जाएगी, वहीं एक शख्स जो कि देश से बाहर रहता है वो अपने देश के लिए हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने देश में जाऊंगा तो वहां मुझे इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। कैसा व्यवहार होता है और किस तरह से बिहेव यहाँ की पुलिस करती है उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ हरीश कुमार है। हरीश जी के साथ जो हुआ वो हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या वाकया रहा? एक्चुअली सर मेरे और मेरे वाइफ के बीच में जून 2020 से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। मैं, मेरी वाइफ, बेटी हम सब वहीं रहते थे। मेरी वाइफ मेरी बेटी को लेके मई 2021 में इंडिया आ गई, मुझे बिना बताए, मुझे नहीं पता था, वो आ गई यहाँ पर। उसके बाद 14 फरवरी को मैं इंडिया आया क्योंकि मुझे बेटी से मिलना था अपनी। 14 फरवरी को मैं आया। हम लोगों के बीच में एक म्यूचुअल कंसर्न में हमने एक अपडेट साइन किया जिसमें था कि मैं अपने ओरिजिनल पासपोर्ट दे दूंगा अपनी वाइफ को और वो 6 दिन के लिए 16 फरवरी 23 फरवरी मुझे बेटी को दे देगी ताकि मैं अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। हुआ भी वैसा ही, मेरी वाइफ ने दिल्ली में वैसे साइन कराया डॉक्यूमेंट और बेटी को मुझे ला कर दे दिया। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार चला गया अपने घर पर। बेटी को देखा मैंने तो मुझे वो उसकी सिचुएशन भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड थोड़ा वीक थी, उसका वेट भी बहुत लूज हो गया था। उसके बाद 23 को जब मुझे बेटी को लौटाना था तो मैं लौटाने के लिए सुबह 23 को हरिद्वार से चला तो मेरी वाइफ ने फोन किया, तुम कब आओगे, कब तक दोगे? मैंने बोला 4-5 बजे तक मैं उसको दे दूँगा, आ जाऊँगा, मैं अभी नोएडा में नहीं हूँ। तो उसने बोला तुम क्यों लेके गए हो बाहर? मैंने तब भी उसको बोला नहीं मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। तो उसने भी मेरे साथ गाली गलौज की बहुत। फिर मैंने भी गुस्से में कह दिया ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम बहुत जल्दी चाहिए तो पुलिस के पास चली जाओ, मेरे से बात मत करो, इस लैंग्वेज में गाली दे रही हो। तो उसने वो पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ पर उसने SI विनीता यादव से वो मिली। SI विनीता यादव ने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे धमकी दी। तब तक मैं मेरठ पहुँच चुका था कि मिस्टर हरीश कहाँ पर हो तुम और तुम्हारे अगेंस्ट FIR हो गई है मेरठ में। मैं तुम्हें कंसर्न पुलिस स्टेशन बताती हूँ, मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजो और तुम वहाँ पर जाकर सरेंडर कर दो। मैंने पूछा मैडम क्यों, क्या कर दिया मैंने? मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को लौटाने के लिए आई रहा हूँ 23 को। तो 23 आया, मैं रास्ते में आ जाऊँगा, दे दूँगा। वो बोला ठीक है आप जल्दी से जल्दी कोतवाली आओ, 1 से 1.5 घंटा लगभग लगेगा तो मैं आ जाऊँ कोतवाली। पर मेरी बेटी की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो बहुत वीक हो गई थी। 20 kg वेट से 13 kg उसका वेट हो गया था अराउंड 8 मंथ में। क्या उम्र आपकी बेटी की? 5 years old, she's 5 years old now। 5 year old है, उसकी वेट कितना था? 13.3 kg था उस समय, अभी फेब में। तो मैं फिर मैंने चाइल्ड कमीशन में दिल्ली में अपॉइंटमेंट लिया। 23 को मैं नोएडा में आ गया। जब वहाँ मिलना था फिर SI विनीता यादव का शाम को मुझे कॉल आया, तुम क्रिमिनल ये एक्ट कर रहे हो, तुम बदतमीज इंसान हो, बहुत बुरा बुरा मुझे बोलने लगी। तुम झूठ बोलते हो, तुम लेके नहीं आए हो थाने में बेटी को। मैंने बोला मैडम मेरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और मेरे नेशनल कमीशन में मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं अपनी बेटी को पहले वहाँ लेके जाऊँगा। उन लोगों ने बोला आपका बच्चा ठीक नहीं है तो पहले हम एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आप हैंड ओवर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देना आप। जैसा उन्होंने बोला मैं उसको फॉलो कर ले आऊँगा। उसके बाद भी उसने बहुत कुछ उन्होंने ऐसा ही तैयार मुझे बोला, मैंने स्ट्रेस फील किया बहुत। उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया, इसमें वीडियो मैंने बनाया तो ट्वीट किया कि SI विनीता यादव पुलिस की तरफ से मुझे नोएडा पुलिस बीटा 2 थाने की तरफ से बहुत मेंटली हरास किया जा रहा है, जबकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मैं बच्ची का लीगल बायोलॉजिकल फादर हूँ, उसका बाप हूँ। तो मेरे साथ मेरी बेटी रह सकती है, उसकी मॉम ने मुझे हैंड ओवर किया है 3 दिन के लिए। तो ये सब गलत है, नोएडा पुलिस गलत कर रही है और मेरे साथ कुछ भी होता तो दे विल बी रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट डे मैं अपनी बेटी को चाइल्ड कमीशन में दिल्ली लेके गया। मैंने मेरी कंप्लेन को सुना, मेरी बेटी को देखा,
उन्होंने बोला यस इश्यूज विद योर डॉटर, ये चाइल्ड कमीशन चाइल्ड कमीशन, शी इज नॉट लुकिंग हेल्थी, जी, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन सी योर डॉटर, शी इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्थी, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। ये आपकी बेटी हेल्दी नहीं है, चाइल्ड कमीशन ने कहा, आपने मुझे कहा, क्यों कहा? बिकॉज माई डॉटर वॉज लुकिंग वेरी सिक, काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। कमजोर वो लग रही थी, उसका फेस पीला पड़ा हुआ था एकदम, अच्छा, और उसके एक्टिविटीज से भी वो नहीं ठीक लग रही थी, वो माइनर ऑटिज्म का भी इशूज है। तो वो चाइल्ड कमीशन ने कहा ठीक है हम टीम भेजेंगे, आपके घर डॉक्टर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका ट्रीटमेंट भी कराएंगे अगर कोई इशू है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम बेटी को लेके अपनी कस्टडी में उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद आपकी बेटी को दे देंगे। ये हम करेंगे और हम आपको भी रिपोर्ट करेंगे और आपकी बेटी को मॉनिटर करेंगे, ऐसा कुछ है तो और हम आपको बताएंगे क्या हम इसमें कर सकते हैं, आगे हम आपको रिपोर्ट करेंगे। मेरी कंप्लेन उन्होंने रिसीव ले लिया। उसके बाद मैं दिल्ली से लौट कर वापस कोतवाली आया, बीटा 2। मैंने वहाँ पर जाकर कहा वहाँ पर उन लोगों से कि ठीक है कल आप मुझे बुला रहे थे, ये बात थी मैं नहीं आ पाया था, और आज बुला लो मेरी वाइफ को, मैं दे देता हूँ बेटी को, मैं तो देने ही आ रहा था, कल भी और आज भी आया हूँ। तो उन्होंने बोला हमारा कोई कंसर्न नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है, आपके अगेंस्ट में कोई भी तहरीर नहीं है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये किसने कहा? वहाँ पर जो पुलिस स्टाफ था, अच्छा, पुलिस स्टेशन एग्जैक्टली कौन से पुलिस स्टेशन में? बीटा 2 में। बीटा 2। और यहाँ आपको पहले वनीता यादव ये मैंने फोन किया कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लिख दी है मैंने। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पुलिस अधिकारी जिसके पास कोई कंप्लेंट नहीं है, वो किस बेसिस पर किसी एनआरआई पर्सन को धमका सकते हैं, ये भी सोचनीय विषय है। अभी आगे देखिए और समझते हैं क्या केस है जी। उसके बाद देखिए गया तो उन्होंने बोला अब हमारा कोई कंसर्न ही नहीं, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा वनीता यादव को कॉल किया गया, उन्होंने बोला मैं बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, इन्वेस्टिगेशन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। हमने बोला आप कब तक आ पाएंगे? आधा घंटा 1 घंटा हम वेट करेंगे। बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, आप देख लो जैसे भी हैंड ओवर आपको करना है। फिर एक एसपी मैम, आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली डेजिग्नेशन फॉर दैम और दैट मैम, सीनियर और पुलिस ऑफिसर से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप हैंड ओवर कर दीजिए और वीडियो बना लेना, उसका वीडियो आप बना लेना, हैंड ओवर कर दीजिए। आप मेरे सामने क्या हैंड ओवर करेंगे, मुझे भी हैंड ओवर करेंगे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, आपका अपना इशू है, हैंड ओवर कर दो और वीडियो आप बना लेना। तो मैं हैंड ओवर करने के लिए हैंड ओवर कहाँ गए? मेरी वाइफ का रेजिडेंस पे। कहाँ पर रेजिडेंट है उनका? ग्रेटर नोएडा। सोसाइटी का नाम है? सोसाइटी का नाम निम्बस निम्बस जी। तो मैं ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में हमारी मेरी रहती है, वहाँ में गया। मैं रोड के दूसरी तरफ था और रोड के सोसाइटी के गेट की तरफ मेरी वाइफ, पहले तो मैंने वेट किया 15-20 मिनट लगभग वेट करने के बाद नहीं आया। मैंने कॉल किया तुम आ रही हो, आ जाओ, इसको ले लो और बेटी को ले लो, मेरे पासपोर्ट मुझे दे दो, मैं यहाँ रोड पर खड़ा हूँ और ठंड का मौसम है, बेटी आ जाओ। तो बोले अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आई, आपकी वाइफ ने कहा? हाँ, बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। वो मेरी सास मेरे ससुर आए गेट पे, और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे, बाउंसर का कोई था। मुझे तो क्रिमिनल जैसा ही दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके एक्ट भी ऐसे थे, जैसा कि मैं आपको भी बताऊंगा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, 12 से 15 के आसपास होंगे टोटल। तो मैंने मेरी बीवी से फ़ोन पे मेरी वाइफ से बात हो रही थी रोड के उस तरफ से भी। मैंने बोला आ जाओ इधर ले लो तुम, और रोड के इस तरफ भी आ जाओ। आई वाज फीलिंग स्कैर्ड, उधर जाऊँगा शायद ही मेरे साथ मारपीट करें, तो हो सकता मारपीट ना करने लगे मेरे साथ, ऐसा मेरे अंदर से डर था। मेरा मानना था कि शायद ही ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद रोड के उस तरफ मेरी वाइफ दौड़ते हुए आई, फिर पीछे पीछे मेरी मदर इन लॉ दौड़ते हुए आई। मेरी मदर इन लॉ ने मेरी वाइफ को वापस भेजा, जाओ तुम वापस जाओ, रोड के उस तरफ जाओ। मेरी वाइफ दौड़ते हुए रोड के उस तरफ फिर गई, जैसा कि वीडियो में भी देख सकते हैं। उसको कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं ऐसा। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ वहीं रही मेरे पास में, उस बच्चे को लेने की कोशिश की उन्होंने। फिर दौड़ते हुए रोड की दूसरी तरफ मेरी वाइफ आई, दोनों मेरे ऊपर दौड़ी बेटी को छीनने के लिए।
वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने ये कहा पहले मेरे पास। नहीं, एक बात यहाँ पर समझना चाहूंगा, आप वहां पर बेटी को देने गए थे, देने गया था, तो फिर छीना झपटी क्यों हो रही थी? छीना झपटी का रीजन ये था, वो मुझे होते उस तरफ बुला रहे थे। अच्छा, बिकॉज ऑफ स्केरीनेस मुझे लग रहा था कि मार पिटाई ना करें मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव मुझे दिख रहे थे, बाकी के लोग भी। वो वहाँ पर मेरी वाइफ बोल रही थी, वो देखो मेरी बेटी को लेके खड़ा है, उसको भाग जाएगा लेके, ऐसा ऐसा करके वो बोल रही थी, मैं सुन रहा था, वो देखो मेरी बेटी है। वो एकदम ये नहीं बोल रही थी मेरा हस्बैंड उधर खड़ा है, वो मेरा बच्चा वो देने आया है, ये सब उसने कुछ नहीं जबकि आप वहां पर लड़की को देने गए? देने ही के पर्पज से आया था, देने के पर्पज से उसको हरिद्वार आया, मुझे नहीं उसको लौटाना होता, मैं क्यों आता हरिद्वार से? आई वॉज इन माई होम विद माई डॉटर। जी ठीक, तुम क्यों आता उसको लौटाने? तो मैं उसको देने के पर्पज से आया था, तो वो उधर नहीं आई, ये आ नहीं रही थी, तो छीना झपटी का रीजन यही है। तो जब वो उधर नहीं आ रही थी तो वो चाह रहे थे कि आपको उस तरफ बुलाया जाए, और शायद उनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी थी कि मुझे मार पिटाई करें, जैसे कि उन्होंने किया भी बाद में। जी, उधर नहीं आना चाह रहे थे। तो जब वो उधर, वो मुझे फिर मेरी मदर इन लॉ आई, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ, मेरे ससुर मुझे खींच के घसीटते दूसरी तरफ ले गए। मेरी बेटी को मेरे हाथ से ले लिया गया, मेरी बेटी के सामने मुझे नीचे गिरा के मारा। पहले मैं खड़ा था तब मारा, मेरी वाइफ ने मारा, सॉरी मेरी वाइफ ने नहीं मारा मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मारा, मेरे फादर इन लॉ ने मारा, एक बाउंसर था वहाँ पर, नेम एक्जेक्टली आई डोंट नो, बट इफ आई सी हिम आई विल रिकॉग्नाइज हिम, आई कैन रिकॉग्नाइज हिम बाय फेस। उसने मुझे मारा। उसके बाद खड़ा था तो मुझे एक टेबल थी वहाँ पर, टेबल पर मेरा पासपोर्ट रखा था, मेरा ओल्ड पासपोर्ट एंड न्यू पासपोर्ट, एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी था एक, और एक न्यू रिन्यूड पासपोर्ट था। मैंने वो उठा लिए क्योंकि बेटी ऑलरेडी मेरे से ले चुके थे, और फ़ोन पर हम लोगों की बात ये हुई थी कि ठीक है हमारा म्यूचुअल कंसल्ट जो भी पेपर साइन हुए हैं, तुम एक काम करना, तुम बेटी मुझे उससे ले लेना, और तुम मेरे पेपर्स में साइन करा देना, एक कॉपी मेरे पास थी उसके पास थी, बेटी तुम मेरे से ले लेना, उसमें साइन कर देना, पासपोर्ट और आपके पास जो पेपर है उसमें मैं साइन कर दूँगा। ठीक है ठीक है। दोनों एग्री थे इस चीज़ में, और वो दौड़ते हुए एग्रेसिव आई उधर, मुझे खींच के ले गए, बेटी को मेरे से छीन लिया, फिर उन्होंने मुझे मारा सब लोगों ने। तो मुझे टेबल पे जैसे मैंने बताया आपको मेरे पासपोर्ट रखे थे, मैंने उठाए वो पासपोर्ट, उठा के बोला मेरे पासपोर्ट मुझे दे दो, तो तब उन्होंने गिराया मुझे, सब लोगों ने बहुत मारा। एक बाउंसर था उनका, क्रिमिनल टाइप का दिख रहा था वो मुझे, उसने बहुत मारा। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि एक एमओयू में जो बात हुई थी कि बेटी को वापस हैंडओवर करेंगे और पासपोर्ट उन्हें वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ साजिशन एक पहले से एक फील्डिंग बिठाई गई थी कि इन्हें दूसरी तरफ बुलाया जा रहा था जहां बहुत सारे लोग खड़े थे, और पहले ही एक साजिश नजर आ रही है कि किस तरह से पासपोर्ट ले लिया जाएगा और बेटी भी ले ली जाएगी, और ये भी दिखा दिया जाएगा कि शख्स गलत है। जो इंसान अपनी बेटी को हैंडओवर करने ऑलरेडी जा रहा है उसके लिए बाउंसर बुलाने की क्या जरूरत है, और वहां पर छीना झपटी करने की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी एक शख्स जो है वो अपनी बेटी को हैंडओवर करने जा ही रहा है। जी आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे नीचे गिरा के रोड पे गिरा दिया, उन्होंने बहुत मारा सब लोगों ने मिलकर, पासपोर्ट मेरे हाथ से छीन लिए, जो कि आज भी उन्हीं के पास है। अभी पासपोर्ट आपको नहीं मिला? पासपोर्ट नहीं मिला जी। अच्छा, आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस में कि भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे मार रहे हैं? हाँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ आगे हुई। तो अंदर से अचानक सोसाइटी से, हाँ सॉरी, मैंने फिर अपने फ़ोन से पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया, इमरजेंसी कॉल नंबर पर मैंने कॉल किया, मैंने मेरे साथ ये घटना यहाँ पर हुई है, प्लीज़ मुझे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, आप आइए, आ जाइए, मुझे ऐसे मारा गया है, मेरे आँख में मेरी चोट भी आई है, बॉडी के और भी पार्ट्स में चोटें आई हैं, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। उन्होंने पूरा एड्रेस लिखा, जहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, मुझसे सब लिखा, और बोला ठीक है हम इमीडिएट हेल्प पहुँचा रहे हैं, आप रुकिए। उतनी देर में क्या देखता हूँ, ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का मेरा कॉल रहा होगा उन लोगों को। उतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, अंदर से एकदम ऐसा ही विनीता यादव जिस चमत्कार की तरफ प्रकट हो गई। नहीं, ऐसा ही विनीता यादव, तो ऐसा ही विनीता यादव जिन्होंने आपको पहले फोन किया था? हाँ, वो चमत्कार की तरह एकदम प्रकट हो गई। वो उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आपकी वाइफ है? हाँ, सोसाइटी के गेट से चमत्कार की तरह प्रकट हो गई, अंदर से बाहर निकल गया। मेरे से बोलिए इधर सुन, इधर आ, मैं बात करूंगी। चौकी इंचार्ज, वहाँ एक शोर मच गया, चौकी इंचार्ज आ गई, चौकी इंचार्ज आ गई, चौकी इंचार्ज आ गई, इस टाइप का एक शोर मच गया। मेरे से बोले इधर आ, क्या हुआ तेरे साथ, मैं बात करूंगी, इधर आ। मैंने बोला कौन हो आप?
क्योंकि मैं रोड के दूसरी तरफ चला गया था, मैं दूसरी तरफ नहीं, उसी रोड पे थोड़ा दूर चला गया था कि मुझे लग रहा था और मुझे मारेंगे पकड़ के, क्योंकि मैंने पुलिस को फोन किया था, जब तक पुलिस नहीं आती है मैं नहीं रहता, थोड़ा दूर चला गया था वहाँ से। यही गला मुझे आपसे बात, मैं नहीं जानता आप कौन हूँ, क्योंकि मेरी आँख में चोट भी लगी थी, मुझे दूर से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है। तो इधर मैं चौकी इंचार्ज, मैं भी तो पुलिस हूँ, बोला मैं पुलिस को फोन किया, तो आप लोगों ने दिखाया नहीं कि मैडम मुझे इतने सारे लोग मार रहे हैं, आप चौकी इंचार्ज है तो आप कुछ कीजिए। सुनिए मैम, तो मैंने उसको उठने तब तक मार पिटाई बंद हो गई थी। तो उस टाइम पर आपकी चोट तो नजर आई? चोट लगी थी। तो आप लोगों ने बताया कि देखिए मेरे साथ मारपीट मैं जब मैं गया, मैंने बोली नहीं चौकी, मैं चौकी इंचार्ज हूँ, पुलिस नहीं दिख रही हो तो मैं बात करूँ, तो मैंने ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने बोला मैडम यहाँ कैमरे के सामने सब लोगों ने मिलकर मुझे मारा, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल्स में भी CCTV की फुटेज निकाली। उनका नेक्स्ट वर्ड था, मैंने बोला मैडम करिए कुछ तो कीजिए, आप CCTV फुटेज निकालिए। उनका नेक्स्ट वर्ड था, मैं वही SI हूँ जिसके अगेंस्ट में तुमने कल ट्वीट किया था। अच्छा, आपने इससे पहले ट्वीट किया था? ट्वीट किया था, मैंने आपको जैसे बताया, मैं वही SI हूँ जिसके अगेंस्ट आपने ट्वीट किया था जी। तो मैंने उनको बोला तो मैंने क्या गलत किया मैम, तो यहाँ आप मेरी हेल्प करने आई हैं, हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे आप मेरी हेल्प? आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, आप उसका मेरे से क्या उसके लिए कुछ मेरे से आप दुश्मनी निकालेंगे कि आप मैंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने मैंने इतना बोला, उन्होंने बोला नहीं मैंने बोला CCTV की फुटेज निकालिए ना, देखिए आप CCTV फुटेज वीडियो देखिए। नहीं आप लिखिए क्या हुआ आपके साथ। मैंने बोला कि हाँ गुंडा खड़ा था, मैंने यही बोला, मैंने यहाँ सोसाइटी का गुंडा था सर, उसने मुझे मारा, मेरे लॉस ने मुझे मारा। आप उनको बोला ये अरेस्ट कीजिए, मेरे वर्ड यही थे उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, वीडियो देखिए अरेस्ट कीजिए। उनकी नेक्स्ट लाइन थी, मैं तो बंद करूंगी तुझे। किस जुर्म में? जुर्म नहीं बताया सर, वो पुलिस वाले हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि मैंने क्या किया है? वो तो पुलिस वाले हैं, उनसे वो जुर्म। देखिए यहाँ पर हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ऐसा एक विनीता यादव जिनकी बात की जा रही है, पहले तो बिना FIR के वो एक NRI शख्स को धमकाती हैं, किस रसूख पे धमकाती हैं, किस एविडेंस पे धमकाती हैं, इसका कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा ही विनीता यादव एक ऐसे शख्स को बंद करने की धमकी देती हैं जो कि खुद बता रहे हैं वो कि उनको पीटा गया, उनकी चोट नजर आ रही थी, वो नजर आ रहे थे कि पीड़ित हैं, तो पीड़ित को इंसाफ दिलाना पुलिस का काम होता है या पीड़ित को उठाकर बंद कर देना पुलिस का काम होता है, ये सोचने का विषय है। आगे बताइए। मेरा एक और चीज कहना है सर, तो मैंने उनसे कहा मेरी हेल्प कीजिए, उन्होंने बोला मैं तो बंद करूंगी, मैं तो लेके जा रही हूँ बंद करूंगी। मैंने बोला वीडियो तो ले दीजिए। वो बोली हरीश तुम्हें पता है कानून? मुझे पता है कानून, वीडियो निकालने के बहुत सारे कानून होते हैं, CCTV निकालने के वो नियम से निकलेंगे और बाद में आएंगे हम ले लेंगे। मैंने बोला मैडम उनको डिलीट कर देगा तब आप क्या करेंगे? बोले नहीं उसके एक नियम कानून है, हम बाद में उसको निकालेंगे, CCTV फुटेज हम अभी नहीं ले सकते जी। बोला लीजिए मैडम आप CCTV फुटेज लीजिए। तो इस यहाँ तक के इंसिडेंट में मेरा एक सवाल है आपसे भी, और मेरा एक सवाल सब लोगों से है जिन लोगों ने वीडियो देखा है नहीं भी देखा। जब पुलिस स्टेशन में मेरे अगेंस्ट में कोई तहरीर नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम ने मुझे कैसे धमकाया? सेकंड क्वेश्चन, जब कोई तहरीर थी नहीं, ऐसा ही विनीता यादव उस कैंपस के अंदर क्या कर रही थी जी? इट मींस शी वाज डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि पहले तो एक ऐसा ही वनिता यादव उनको धमकाती है बिना तहरीर के। दूसरी बात कि जहां पर ऑलरेडी कुछ गुंडे टाइप के कुछ ऐसे लोग जो कि हमला करते हैं हरीश कुमार पर, वो खड़े हैं, वहीं पर मौजूद होती है वनिता यादव, और वनिता यादव उन लोगों को कुछ नहीं कहती हैं जिन लोगों ने असोल्ट किया, एक ऐसे शख्स को मारा जिसकी गलती नहीं थी, जो कि बच्चा सरेंडर करने आ रहा था, और उल्टा उन्हें बंद करने की धमकी देती है और साफ शब्दों में कहती है कि तूने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था जी। तो मुंडों को दीदी कह के बुला रहे थे जी, और मुंडों ने उनके सामने इनको गाली दी थी जी, बहन की गाली दी थी। मैंने कहा मैडम आपके सामने गाली दे रहे हैं और शायद आप नहीं इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्लीज फोर्स बुलाइए जी। तो उन्होंने कहा पहले लोगों की वीडियो बनाओ, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ट्वीट किया, ये किया, मैं इसको बंद करूंगी। मैंने कहा मैडम आप बंद कर दीजिएगा, और अभी ये इंजर्ड है, आप इसको हॉस्पिटल ले चलिए, इसका इलाज कराइए। और तो उन्होंने कहा वो इंजरी बात की बात है, पहले हम थाने ले जाएंगे और फिर वो आपने नहीं पूछा कि थाने क्यों ले जाएंगे, क्या रीजन?
मैडम उन्होंने कहा कि जो भी हम थाने जाके बात करेंगे तो आप थाने किसी को ले जा रहे हैं, किसी जो भी तो ले जाएंगे? कोई उन्होंने कोई नहीं कहा, हमें यही लगा कि थाने जाके स्टेटमेंट लेंगे और स्टेटमेंट पर हमारी कंप्लेन लिख के ये दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। और जो गुंडा था उसको ले नहीं जा रही थी, पर जबरदस्ती मैंने की तो उसको उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया जी। और फिर हम लोग थाने पहुंचे ही उन्होंने कहा कि ये ट्वीट तुमने किया तो कुछ तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और इन्होंने बोला कि हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा क्यों अरेस्ट कर रहे थे, कह रहे साथी बन के आ सकता थे, उनके पार्टी से भी एक लोग को अरेस्ट कर रहे थे, हलवा बांट रहे थे, गिरफ्तारी का हलवा था नहीं, चलो एक तुम्हारा कर लेते हैं, उसका कर लेते हैं। अगर अपराध जिसने किया उसको अरेस्ट किया जाता है, ये नहीं होता कि भाई मतलब आप दोनों पार्टी को तू ले ले, इस तरह की घटना की। फिर जब हमने देखा इस तरह से कर रहे थे, फिर हमने अपने एक्टिविस्टों को बोला, फिर इनसे कहा जा रहा था, जो हम उनकी मदद के लिए वहां गए थे तो हमें रंडवा गैंग बोला जा रहा था। वो जो ऐसा विनीता यादव और वहाँ के जो एसओ अनिल कुमार थे, उनके हिसाब से हम रंडवा गैंग के मेंबर हैं। मैंने आज तक पहले ये शब्द नहीं सुना है कि रंडवा गैंग क्या होता है। हम लोग एक शिक्षित लोग। देखिए, मैं फिलहाल जो भी लोग नोएडा अथॉरिटी में रहते हैं या नोएडा के आसपास रहते हैं, उन लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप नोएडा में घर लेना चाहते हैं, वहां पर रेजिडेंट में रहना चाहते हैं, तो आप पहले पुलिस का हाल देख लीजिए कि पुलिस किस तरह से सिविलियंस के साथ बर्ताव करती है। जब कोई बंदा ये बताता है वहां जाकर कि मैं पीड़ित हूं, तो सुनवाई सिर्फ अपने हिसाब से की जाती है। क्या लॉजिक है, किस तरह से कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं देखा जाता। और एक शख्स को बेमतलब में उठाकर बंद भी किया जाता है, उसे थाने भी ले जाया जाता है, जबकि वो आपको चोट दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं इंजर्ड हूं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जी, आगे क्या हो? उसके बाद वो मुझे वहां पर ले गए। पहला उनकी लाइन थी, जाने के बाद ट्विटर स्टार आ गया है। अच्छा, ट्विटर स्टार आ गया, इसे तो ट्विटर का ये किसने कहा? ऐसा ही विनीता यादव। अच्छा, ऐसा ही विनीता यादव फोन पे बात कर रही थी, आई डोंट नो किससे वो बात कर रही थी। ऐसा ही विनीता यादव बोल रही थी ट्विटर का स्टार को हम लेके आ गए हैं, इसे तो ट्विटर का स्टार बनाएंगे। 10th फेल दिखाई देता है, शकल से छोर दिखाई देता है, ये कहाँ का एनआरआई है, कहीं से तो दिखता नहीं है एनआरआई। इसे हमारे इसे आज हम ट्विटर स्टार बनाएंगे जी। उसके बाद वो मुझे अंदर ले गए, उन्होंने बोला हम आपको अरेस्ट कर लिया है और बैठो यहाँ पर, फर्श पे मुझे बैठा दिया गया। उसके बाद एसओ साहब भी आए, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई क्या करने की? ट्वीट करने की। अच्छा, तुम ट्विटर स्टार हो, तुम ट्विटर के हीरो हो, सब ट्विटर करना सिखा दूंगा, एनआरआई बनना सिखा दूंगा। मारा बेटा, जितने भी पुलिस वाले आते रहे रात भर वो मुझे मारते रहे, मार पिटाई करते रहे। सबका कहाँ पर हुआ? पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन? थाना मीटर 2। थाना मीटर 2। हाँ, उसके बाद यही चलता रहा कि ये आपके जो चोट का निशान है ये उसी का है? हाँ, कुछ पुलिस स्टेशन की मार का है, कुछ रोड की मार का है। तो हम तुझे फिर स्टार बनाएंगे। मैंने रात भर बोला मेरा मेडिकल करा दो, मुझे चोट लगी है, मुझे ट्रीटमेंट दिलवा दो, चोट लगी है, ट्रीट कर दो पहले, मेडिकल वाला। मैंने बोला पानी तो दे सकते हो, और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पानी दे दो, ट्रीट कर दो पहले, पानी मिलेगा। मैंने बोला मेरे लिए खाना मंगवा दो, बाहर मेरे जानने पहचान के कुछ लोग हैं, उनको बोल दो वो खाना ला देंगे, ट्वीट से ट्वीट कर दो, खाना आ जाएगा। देखिए, अगर कोई भी नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारी पुलिस के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक सवाल है, क्या ट्वीट करना जुर्म है? अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो क्या आप ट्वीट नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ट्विटर हैंडलर पर पूरी पुलिस फोर्स क्यों है? पुलिस के आला अधिकारी ट्विटर पर क्यों है? अगर ट्वीट करके कोई अपनी समस्या नहीं बता सकता तो आखिर किस लिए ये छलावा किया जा रहा है? क्यों ये दिखाया जा रहा है कि आपके ट्वीट पर भी हम कार्रवाई करते हैं? किसे धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है? अगर जनता ट्वीट करे तो जनता को इतना उत्पादित कर दिया जाता है कि पानी नहीं दिया जाता, मेडिकल नहीं दिया जाता कि पहले ट्वीट करके आओ फिर तुम्हें पानी देंगे। और इतना सब करने के बाद इतने बड़े बड़े दावे कि पुलिस आपके लिए, आपके साथ, आपके लिए हमेशा खड़ी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो ग्राउंड पर पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है नोएडा में, वो आप देख सकते हैं जी। उसके बाद जो भी पुलिस वाले वहाँ पर आ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, रात भर यही चलता रहा, मारपीट चलती रही। किसी सब यही बोलते, जब भी मैं कुछ रिक्वेस्ट करता ट्वीट कर ले तो लंबा जाएगा जेल, ट्वीट कर ले। अच्छा, आप केन्या में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, भारत आए अपनी बेटी से मिलने और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। क्या कभी आपने सोचा था कि जो हाँ इतने बड़े बड़े दावे पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं और अपने देश को लेकर किया जाता है कि पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी? मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होगा,
because my uncle also he was retired from UP police. जी मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, मैं उनके साथ रहा, पुलिस स्टेशन भी गया, जी मैंने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं। क्या बताऊँ, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने ही मार खाया, पुलिस ने मुझे अंदर किया, मेरे ऊपर ही धाराएं लगाई, मुझे जेल भेजा, पानी तक नहीं दिया, हर चीज़ में वो ट्यूट बोल रहे थे। कोई ऐसा कौन सा सेक्शन है IPC CRPC जो भी कानून होगा, बिकॉज आई डोंट नो मच मोर, ऐसा कौन सा सेक्शन आप ट्यूट करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। देखिए, हरीश कुमार ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेरे साथ ये उत्पीड़न हुआ। और ऐसे में मैं गुहार लगाना चाहूंगा सीनियर अधिकारियों को कि जो भी ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्या सोचा है कि कानूनी तौर पर इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ ऐसा असोल्ट किया है, क्या करना चाहिए? बात और कहना चाहूँगा जी। मेरे से जो लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, चाह रहे थे मेरा मेडिकल हो जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो, कुछ परमानेंट डिसेबिलिटीज ना हो जाए मेरे साथ, उन लोगों के लिए भी मुझे बुलाया गया ऑफिस में और मुझे बोला गया जो लोग तेरे हेल्प कर रहे हैं, कितने पैसे देके तो इनको लाया है जी, तो उनको पैसे में लाया है, तुमने हायर कर रखे हैं, ये प्रोफेशनल है, इनका यही काम है, ये भी जाएंगे, पर इन लोगों की वजह से तू बहुत लंबा जेल जाने वाला है जी, तू नहीं छूटेगा। तो मतलब वो ये चाहते थे, जो मुझे उनकी इंटेंशन लग रही थी कि कोई मेरी मदद भी ना करे, मैं सड़ जाऊँ वहीं पर, यहाँ वो भेज। देखिए, जिस तरह की धमकियां दी गई उसमें गलती पहले समझिए, गलती क्या है। एक बाप अपनी बेटी को सरेंडर करने जा रहा है वापस, और उसमें ऐसा क्या उसने गलत कर दिया, और उस दौरान अगर कुछ गुंडे टाइप के लोग साजिशन उस पर हमला करते हैं तो ट्वीट करना लाजमी है। और ये करने के बाद किस तरह से बर्ताव किया जाता है कुछ अधिकारियों के द्वारा, ये वाकई शर्मनाक है। और पूरे पुलिस प्रशासन को इस पर अगर देखा जाए तो गहराई से सोचने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, ये पूरी साजिश सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि मैंने पुलिस के अगेंस्ट में ट्वीट किया, वहाँ सब पुलिस वालों ने मुझसे यही बोला। अगेंस्ट में क्या किया आपने? उनका कहना यह था कि मैं पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन मैंने क्यों की कि ये पुलिस वाला है, ये ऐसा ही नहीं था, तो मुझे कॉल करके कह रही है कि बेटी को लेके आओ यहाँ पर और तुम्हारे अगेंस्ट FIR हो गई। उनका कहना यह है कि मैंने क्यों ट्वीट किया, और इसी के रीजन से ये सारी साजिश SI विनीता यादव की है। वो ऑलरेडी उस सोसाइटी में थी, मेरे पहुंचने से पहले ऑलरेडी वो अंदर थी। SI विनीता यादव ने साजिश के तहत मुझे वहां पिटवाया, वो बाहर आई, साजिश के तहत उसने कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं किया वहां से जी, साजिश के तहत उसने वीडियो नहीं ली जी, साजिश के तहत SI विनीता यादव मैडम मुझे ले जाके अरेस्ट किया जी, साजिश के तहत उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं होने दिया। एक और बात और मेंशन में करना चाहूँगा, उन्होंने एक लेटर मेरे से वहाँ लिखवाया, एक कंप्लेन लिखी, आप हम आपकी हेल्प करेंगे। उस कंप्लेन में उन्होंने वो लिखवाया जो उन्होंने बोला वो मैंने लिखा। क्यों लिखा आपने? उन्होंने बोला घटना क्या हुई तुम लिखो, ठीक, मैंने घटना के बारे में लिखा, जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो सब उन्होंने फटवा दिया, फाड़ दो इस पेपर को, तुमने ये सही नहीं लिखा, मैंने वो पेपर्स फाड़ दिए। जी, कुछ पेपर्स वो लिखवाई थी उन्होंने लिखवाया, मैंने फाड़ दिया। तो जो फाइनल एक एप्लीकेशन हुई उसमें मैंने ऐड किया कि ये घटना में ऑलरेडी मेरे साथ 24 को हुई थी और मैं लिख के पुलिस को ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं दोबारा लिख क्या मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ। मैं लिखना उसमें ये चाह रहा था, जो कल्प्रिट एक जिसने मुझे मारा बाउंसर, उसका नाम लिखना चाह रहा था, मतलब मुझे बाउंसर ने मारा ऐसे एक, मतलब मैं लिखना चाह रहा था। तो इससे जो ऐसा ही थी उसे क्या आपत्ति थी? उसने उसको रिलीज कर दिया था नाइट में, मुझे अरेस्ट किया और मेरे फादर, मतलब पहले एक जो मुजरिम है उसे रिलीज कर दिया जाता है, फिर आप पर दबाव बनाया जाता है कि आप उसका नाम डालना। वो मेरे से बोली तो नौकरी करते, तेरे को कहाँ मारा, देख वीडियो। मेरे से बोली तुझे किसने मारा, ट्विटर स्टार तुझे, लेकिन जब मारपीट होती तो थी ना, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये मेरा भाई लगता है, मैं इसको जानता हूँ, तुम लोग इसका नाम कैसे ले सकते हो? क्यों ने बोला विनीता, ऐसा विनीता भाई हो? हाँ, भाई भाई नहीं था, आई डोंट नो, उनको दीदी दीदी बोल रहा था, वो गुंडा था, शक्ल से गुंडा, मतलब पुलिस वालों ने गुंडों से भाई बहन का रिश्ता बना रखा है। उसका कहीं भी नहीं, अगर आपका भाई और आपका भाई इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है तो इस गुंडागर्दी की साजिश में कहीं न कहीं आप जरूर शामिल है। जी जी, ये मेरा कहना है। और मैं दो चीजें इसमें कहता हूँ कि पहली बात देखिए, एक पिता को अपनी बेटी से मिलने के लिए अपना पासपोर्ट गिरवी रखना पड़ता है। ये हम पता नहीं किस समाज में जी रहे हैं, जहाँ बाप बेटी के लिए खर्चा हमने दे सकता है, लेकिन मिलने के लिए उसे एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और गिरवी रखना पड़ता है।
और फिर जब वो इस चीज के लिए उसको पुलिस धमकाती है, क्योंकि उनको लगा कि नारायण मुर्गा है, इसके डिस्प्यूट चल रहा है, मैरिटल डिस्प्यूट, कि आप मेरे पास मोटी आसामी आ गई, मैं इसको एक्सटॉर्ट करूंगा। लेकिन इन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके आसमानों पे पानी फिर गया। इस बात की खुंदक उनको थी कि मेरे हाथ से नारायण मुर्गा निकल गया। और जहां तक मुझे आशंका है, कहीं न कहीं विनीता यादव का उस अपार्टमेंट में होना दर्शाता है कि इनकी बीवी को और वहां लोगों को उन्होंने उकसाया कि बहुत हीरो बनना है, ये बच्चा लेने आ रहा है, इसे बच्चा ले, और बच्चा लेने का उसको कूट। और कहीं न कहीं जो इनके साथ मारपिटाई हुई, उसकी सारी जैसा विनीता यादव के द्वारा रची गई है। उसने अपने आला अफसरों को गुमराह किया है, घटना की गलत तस्वीर उसने अपने आला अफसरों को दी है, जो कि यथार्थ से पूरी तरह अलग है। सीसीटीवी फुटेज से सारी घटना का जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं लाना चाहते। सीसीटीवी फुटेज दी गई आपको? हमें नहीं दी गई, ना उसने लिया। हमने कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह मारा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज अगर सोसाइटी की निकाली जाएगी तो उसमें सारी चीजें क्लियरली आएगी। आपको वीडियो में हम वो सारी वीडियोस के लिंक भी डाल देंगे, जिन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि क्या असोल्ट उनके साथ हो रहा है। अच्छा, अभी आगे के बारे में बताएं। आगे के बारे में सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं केन्या में रहता हूँ। मेरे देश से ज़्यादा रिस्पेक्ट तो वो लोग मेरी कर देते हैं जिनके देश में मैं पढ़ा है। मेरे देश की पुलिस ने मेरा सम्मान सड़क पे छीन लिया। मैं एक मैनेजर हूँ, पहले मैं इंजीनियर से स्टार्टिंग किया था, मैं एक मैनेजर हूँ। एक सम्मान, मेरा आत्मसम्मान पूरी भरी सड़क में चलते हुए सड़क पर पब्लिक प्लेस में छीन लिया गया पुलिस के द्वारा। सिर्फ मेरी गलती क्या थी, मैंने ट्वीट कर दिया, मेरा बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। मुझे अगर पता होता मेरे देश में ऐसा कानून आ गया है कि ट्वीट करने पर मुझे सजा मिल सकती है, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इस चेहरे के साथ घूमूं। देखिए, ये यहाँ पर बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है, यहाँ पर छवि जो है वो धूमिल हो रही है, ना सिर्फ नोएडा की, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की। और इसमें मैं चाहूंगा कि जो सत्तासीन पार्टी है, जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन लोगों के भी संज्ञान में ये बात आए और वो तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी जो लोग हैं, जो विदेशों में हमारे एनआरआई लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े कि उनके देश में उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे वो एक पेशेवर क्रिमिनल हो, अपराधी हो। जी, पुलिस स्टेशन मुझे ले जाया गया, वहाँ डेस्क पे लिखा रहता है, आपने भी देखा होगा, मे आई हेल्प यू। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, नोएडा पुलिस से, प्लीज उसे चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए मे आई हरास यू, हाउ मे आई हरास यू। उसको आप चेंज कर दो, बिकॉज आप हरासी करते हो, साजिश रचते हो एक ट्वीट करने में। अब मेरी डिमांड है, रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक फेयर इंक्वायरी की जाए, प्लीज इंक्वायरी की जाए, रिक्वेस्ट है मेरी नोएडा पुलिस से। और मेरी बीटा 2 पुलिस स्टेशन पे एकदम फेथ नहीं है, बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया जो उन्होंने मेरे साथ किया, और तत्काल प्रभाव से एसआई विनीता यादव को सस्पेंड किया जाए। ये काफी क्योंकि उन मैडम ने मेरा सम्मान बिल्कुल छीन लिया है। मैं समझ सकता हूँ अनिल जी, ये बहुत शर्मनाक बात है हम सब भारतीयों के लिए कि कोई एनआरआई देश में आता है और उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाता है कुछ चंद ऐसे अधिकारियों की वजह से, पुलिस कर्मियों की वजह से, जो कि पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला। मैं एक चीज आपको बताना पाऊंगा, जब हमें कहीं से इस मामले में थोड़ी बहुत पुलिस के अधिकारियों के पास हम गए थे, उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। जब हमने सुबह काफी कमिश्नर साहब के ऑफिस गए, उनके पीआरओ ने फोन किया तो वो इनको किसी तरह मेडिकल में ले गए थे और इनका आईओ बाद में चेंज किया गया। लेकिन जब हमने ट्विटर स्पेस चलाया और हमने डिमांड की सस्पेंड एसआई विनीता यादव, तो सिर्फ इस हैशटैग को देखिए कई लोग हमारे स्पेस में आए और 3 लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमारे साथ विनीता यादव ने सेम घटना दोहराई है। जी, इसी तरह से उनका जो असामाजिक तत्व है ग्रेटर नोएडा के, उनके साथ उनके बहुत गहरी साठगांठ है, जो बिल्डर माफिया है। क्या वो लोग हमें आगे बाइट दे सकते हैं? जी बिल्कुल, उनमें से 2 लोगों के मेरे पास नंबर है, जो कि पूरे उनके सबूत है, सब कुछ है, उन्होंने यही फेस किया है। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी है ये विनीता यादव पुलिस कर्मी, इनको सजा मिले और इनको बर्खास्त किया जाए, और जब तक बर्खास्त नहीं होंगे हम जड़ तक जाएंगे और हर उस शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि इस मामले में इन्वॉल्व रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है, और जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस के साथ, जो अधिकारी का नाम बताया जा रहा है विनीता यादव, इन्होंने गलत किया। जैसा कि केडी झा बता पा रहे हैं कि 2 लोग इनके पास ऑलरेडी नंबर भी हैं जिनके साथ विनीता यादव ऐसा ही कुछ कर चुकी हैं। तो
तो ऐसे अधिकारियों को छोड़ना नहीं है और ना हम छोड़ेंगे, इनकी तह तक जाएंगे। कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्या अभी आप कानूनी कार्रवाई किस तरह से करेंगे? देखिए, अभी हम ये कह रहे हैं कि विनीता यादव को इमीडिएट प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई है, जो भी पुराने मामले हैं उनकी तह तक जाया जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ उसके आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ उसके संबंध निकलेंगे और अगर ऐसा होता है तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उस पर मुकदमा चला जाए, क्योंकि वो पुलिस की छवि खराब कर रही है। वो जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उस पैसे को लेकर टैक्स पेयर के साथ ही एक्सटॉर्शन का बिजनेस चला रही है। तो कहीं न कहीं इससे जो ग्रेटर नोएडा के लोग हैं वो असुरक्षित नहीं है इस तरह के पुलिसकर्मी के रहते हुए। और अभी आप चैनल पे वीडियो चलाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विनीता यादव या नोएडा पुलिस के 2-4 विक्टिम आपको भी कांटेक्ट करेंगे जिनके साथ इसी तरह की घटना हुई होगी। देखिए, अगर हमें कोई कांटेक्ट करना चाहे तो नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और डेफिनेटली जो भी पीड़ित रहेगा उससे पूरी बात करेंगे और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे अधिकारियों को ना बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हैं, अपने देश का नाम खराब करते हैं, अपने देश की सरकार का नाम खराब करते हैं और छवि जो है ना एक अच्छी छवि बनने जा रही है उसको धूमिल करने का काम करते हैं। जी, ऐसा ही विनीता यादव ने मुझे धमकी दे रखी है कि वो मेरे को मेरी जॉब पर जाने नहीं देगी, मुझे केन्या नहीं जाने देगी। ट्विटर स्टार में देखती तो कैसे जाता है, मेरे पास दोनों मेरे पासपोर्ट नहीं है। अब बताइए मैं अपनी आप टेंशन मत लीजिए, आपका पासपोर्ट आपको मिलेगा। मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरा रोजगार का साधन मेरी नौकरी है, जॉब है। मैं क्या करूंगा अगर मेरे पास जॉब नहीं है? हरीश जी आप टेंशन मत लीजिए, हरीश जी का पासपोर्ट ऑलरेडी उनकी वाइफ के पास है, जो कि मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी जॉब नहीं रहेगी तो ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और इसके लिए कुछ भी करना होगा तो करेंगे, लेकिन उनका पासपोर्ट दिलवाएंगे। क्योंकि लॉजिकली जो बात तय हुई थी एमओयू में वो ये थी कि बच्चा सरेंडर किया जाएगा और पासपोर्ट उन्हें दिया जाएगा। बच्चा सरेंडर किया जा चुका है, हालांकि बच्चे की हेल्थ बहुत ज्यादा गिर चुकी है, जैसा कि उन्होंने बताया पिछले 10-11 महीने में बच्चा 20 किलो से 13 किलो पर आ चुका है। एक 5 साल का बच्चा समझ के देखिए जिसका वेट 13 किलो है, उसका बाप अगर व्याकुल नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा तो फिर कौन होगा? ये सोचने का विषय। अपने बच्चे के बारे में